खड़ी है मेरे सामने। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? कौन हो तुम माँ? इतनी सुंदर देवी का रूप पहले तो कभी नहीं देखा माँ। मैं तो तुम सबकी माँ हूँ पारुल। मुझे नहीं पहचान पाई? थोड़ी देर पहले ही तो तू अपने दिल से बार बार मुझे बुला रही थी। तेरी पुकार सुनकर ही तो मैं आई हूँ। मैं हूँ तेरी प्रकृति माँ। प्रकृति माँ? आदेश दीजिए महाराज। सेनापति, हमारी पूरी सेना को इकट्ठा करो सेनापति। वो सब अभियान पर निकलेंगे राजकुमारी मणिमल्लिका के साथ। लेकिन महाराज, अभी तो सेना में लगभग सभी असमर्थ हैं, तो इस हालत में। हाँ, पता है मुझे। असमर्थ हैं, फिर भी गिनती में वो लोग बहुत सारे हैं, समझे? और ये असमर्थ सेना कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, उस इंसानी लड़की और लड़के दोनों को सीधा कर सकती है ये सेना। ये तो आपने सही कहा महाराज, पर महाराज, राजपिता तो अभी उन इंसानों के साथ हैं। उनके पास तो अभी पूरी शक्ति है। उनको हम कैसे रोकेंगे महाराज? उसे रोकेगी राजकुमारी मणिमल्लिका। मणिमल्लिका की ताकत भी कम नहीं है सेनापति। आसमान में उड़ना और दुश्मन को किसी भी वक्त किसी भी प्राणी में बदल देना, उन दोनों को आग में जलाकर राख कर सकती है वो। हाँ, इतनी ताकत है उसमें, समझे? मणिमल्लिका पूरी तरह से राक्षसी नहीं है। इसी कारण सूर्य ग्रहण का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए वो नेतृत्व करेगी आज राक्षस सेना की। दादाजी के सामने लड़ने की क्षमता में पोती किसी भी तरह से कम नहीं है, और आज ये साबित करेगी मेरी बेटी राजकुमारी मणिमल्लिका। आप आ गई माँ। मुझे सच में आपके दर्शन हो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसे दिल से मुझे कोई बुलाए तो कैसे नहीं आती? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? माँ, आप तो अंतर्यामी हो। आपको तो सब पता है। मैं बहुत दूर से कई मुश्किलों को पार करके राक्षस राज्य में आई हूँ, ताकि अपने भाई को बचाकर ले जाऊं। मेरे भाई को मैंने ढूंढ भी लिया है, लेकिन जियोंगांग के अलावा उसे यहाँ से जिंदा ले जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसे सुरक्षित ले जाने के लिए जियोंगांग को यहाँ लाना होगा। लेकिन मेरी विनती सुनकर क्या वो यहाँ आएंगे? अगर आप मेरी तरफ से एक बार बोल दे तो मेरी भाई की जिंदगी बच सकती है। तो फिर सुन, एक कहानी सुनाती हूँ तुझे, मन लगाकर सुनना। विधाता ने राक्षसों को बनाते वक्त खेल खेल में मिट्टी से एक विशाल मूर्ति बना दी। उस पर काला रंग भी कर दिया था। फिर अचानक उन्हें ये ख्याल आया कि मिट्टी कम पड़ रही है। एक मूर्ति बनाने के लिए
इतनी मिट्टी का इस्तेमाल हो गया। अब बाकी के राक्षसों को छोटा करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। अब और मिट्टी तो ला नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। तब जल्दबाजी में विधाता ने बाकी की मिट्टी से हजारों छोटे छोटे राक्षस बना दिए। लेकिन पहला राक्षस बाकी राक्षसों से बिल्कुल अलग था। उसकी शक्तियां, उसकी चमत्कारी शक्तियां बाकी राक्षसों को मिलाकर एक के बराबर हैं। कहाँ रहते हैं वो राक्षस? इस राक्षस राज्य में वो नहीं रहते हैं, वो अकेले रहते हैं उस बर्फ से ढके पहाड़ के ऊपर। उनका नाम है काल राक्षस। सूर्य ग्रहण पर भी उसकी शक्ति जरा कम नहीं होती, इसीलिए नीलकुंड में उसे नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन माँ, उस काल राक्षस की बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? जल्दी करो तुम लोग, वक्त बहुत कम है हमारे पास। दुश्मन कुछ समझ सके उससे पहले ही बंदी बनाना पड़ेगा उन्हें। अब तेरे पास कोई चारा नहीं है पारुल। मेरे दादाजी कितनी भी कोशिश कर ले मेरे दुश्मनों को बचाने की, मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता पारुल, कोई भी नहीं। तुझे उस काल राक्षस के बारे में बताने के पीछे अवश्य कोई कारण है। क्या कारण माँ? उस काल राक्षस ने एक चंचल उफनती नदी को अपने पास बंदी बना रखा है, और उस नदी का नाम है जियोगांग। जियोगांग? हाँ, वो दुष्ट काल राक्षस प्रकृति के नियम नहीं मानता। विधाता की दी हुई शक्ति से वो प्रकृति को अपनी दासी बनाकर रखना चाहता है। जियोगांग मेरी बेटी है, अपनी मर्जी से दूसरी जमीन पर बहने का हक है उसका। उसके पानी से सूखी जमीन भी खिलकर हरी भरी हो जाती है। उसके दोनों छोर पर नई नई सभ्यता बसनी चाहिए। लेकिन आज वो बंदिनी बनकर दासी की जिंदगी काट रही है उस दुष्ट राक्षस के पास। लेकिन जियोगांग ही तो मुझे चाहिए माँ, मेरे चंपा भाई को जिंदा रखने के लिए। वो तो उस काल राक्षस के पास बंदी बनकर बैठी है, तो फिर वो बहकर कैसे राक्षस राज्य में आएगी? और अगर वो यहाँ बहकर नहीं आई तो मैं अपने चंपा भाई को कैसे बचा कर ले जाऊंगी? इसीलिए तो तुझे ये सारी कहानी सुनाई है मैंने। तेरे भाई को बचाने से पहले आजाद कराना होगा जियोगांग को। इसका मतलब मुझे उस भयानक काल राक्षस के पास से बचाकर लाना होगा जियोगांग को। लेकिन ये कैसे हो सकता है माँ? मैं काल राक्षस से लड़ूंगी तो किस शक्ति के भरोसे? मणिमल्लिका, राक्षसों की सेना अभियान के लिए तैयार है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तैयार हूं पिताजी, पूरी तरह से तैयार हूं। अभी के अभी निकल जाओ।
राक्षसों की सेना के साथ जल्दी से जल्दी निकल जाओ। जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दुश्मनों का हाल एक आखिरी बार अच्छी तरह से देखना चाहती हूँ। ताकि हमें बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। क्यों? तेरे प्यार की ताकत से, तेरी अच्छाई की ताकत से, तेरी इंसानी ताकत से तेरी भी शक्तियां कुछ कम नहीं है। उस दुष्ट राक्षस के पास से जियोंगांग को बस एक तू ही छुड़ा कर ला सकती है। मैं? हाँ, तू। इस पूरे संसार और जगत के उद्धार के लिए तुझे ये करना ही होगा पारुल। मैं खुद भी ये कर सकती थी, लेकिन काल राक्षस के साथ युद्ध करके यदि मैं हार गई तो पूरी दुनिया तो बिन मां के ही रह जाएगी। प्रकृति नष्ट हो जाएगी, बाढ़, सूखा, महामारी, बिजली का कड़कना, भूकंप से महाप्रलय आ जाएगा। पूरे जीव और जगत को बचाने के लिए फिर कोई नहीं बचेगा। नहीं नहीं माँ, आप मत जाइए। उस काल राक्षस के हाथों से जियोंगांग को बचाने के लिए मैं जाऊंगी। ये करने से पहले एक बार अच्छे से सोच ले पारुल। इस काम में प्राण खोने का भी डर है। तू यदि हार गई तो उस दुष्ट राक्षस से किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगी पारुल। वो तुझे खत्म कर देगा। करने दो। मेरी प्रकृति माँ के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए और मेरे चंपा भाई के जीवन के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ाने में भी मुझे कोई डर नहीं है। मुझे पता था, मेरा दिल कह रहा था, ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ एक तू ही है। क्योंकि तेरी तरह यूं निस्वार्थ होकर सबको अपना बना लेना और कोई नहीं जानता। पहले सोचा था जियोंगांग को ले जाना नामुमकिन है, लेकिन अब लग रहा है मैं शायद ला सकूंगी। ला सकेगी, अवश्य ला सकेगी। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए माँ, मैं चलूं? रुक जा, उससे पहले मुझे कुछ काम है। तुझे शायद पता नहीं कि मणिमल्लिका एक साधु के वरदान से तुझे और राघव को देख सकती है। मुझे देख सकती है? सर्वनाश! फिर तो रानी मणिमल्लिका हमारी सारी खबर रख रही होंगी। हाँ, साधु के दिए उस वरदान को मैं नहीं तोड़ सकती, लेकिन मैं तुझे एक ऐसा वरदान दूंगी कि मणिमल्लिका तुझे देख सकेगी, फिर भी तेरे स्थान का पता नहीं लगा पाएगी। तेरे चारों ओर का नजारा उसे धुंधला दिखेगा, अस्वच्छ दिखेगा। अभियान पर निकलने से पहले अभी मैं अपने दुश्मन का हाल देखना चाहती हूँ। जानना चाहती हूँ कि पारुल कहाँ है। पारुल प्रकट हो मेरी नजरों के सामने। क्या हुआ? कुछ पता लगा? पारुल को अच्छे से देखना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ पारुल अभी कहाँ है। मैं अपनी प्रमुख दुश्मन पारुल को देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ उसके आसपास का सब कुछ देखना चाहती हूँ मैं। नहीं,
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पारुल ने जरूर कोई नई चालाकी की होगी, ये मुझे पक्का पता है। क्या हुआ? क्या हुआ है? मैं सिर्फ पारुल को देख पा रही हूँ, लेकिन पारुल के चारों ओर बहुत धुंधला दिख रहा है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है पिताजी, कुछ भी नहीं। क्यों? पारुल को अगर तू देख सकती है तो वो कहाँ बैठी है या खड़ी है, वो सब भी तो देख सकती है ना तू। नहीं, मैं नहीं देख पा रही हूँ अभी, मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। पहले तो पारुल के मैं आसपास भी सब कुछ देख सकती थी, लेकिन अभी पारुल के अलावा उसके आसपास सब कुछ धुंधला है, सब कुछ धुंधला। मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ पिताजी, कुछ भी नहीं। अगर सब कुछ ऐसे ही अस्पष्ट रहा तो मैं पारुल को ढूंढूंगी कैसे? और अगर ढूंढ ही नहीं सकती तो पारुल को पकड़ूंगी कैसे? तो अब तो फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं। रानी मणिमल्लिका अब बिल्कुल नहीं जान पाएगी कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, तो अब सेनापति जी को लेकर मैं चलूं? नहीं पारुल, तुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा। 7 शिखरों वाले बर्फ के पहाड़ के पास तुझे ले जाएगा मेरा धूमकेतु। और धूमकेतु की पीठ पर सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है। राघव को तू साथ नहीं ले जा सकेगी। ठीक है, तो मैं अकेले ही जाऊंगी काल राक्षस के पास। सेनापति जी नाना जी के साथ रहेंगे यहाँ। अब ध्यान से सुन जो मैं बता रही हूँ। 7 शिखरों के बर्फ के पहाड़ के पास है एक खास वनस्पति। उसके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। क्या बोलूं मैं वनस्पति को? कहना तेरी मदद करके उसके बाद वो तुझे देंगे अपने अंदर छुपा कर रखी हुई एक डफली। डफली वाला? क्या काम है डफली वाले का? उस डफली को बजाकर तू जिस रास्ते से भी जाएगी, उसकी आवाज सुनकर जियोगांग तुझे बुलाएगी। समझ गई माँ। वो डफली बजाकर ही मैं जियोगांग को लेकर आऊंगी इस राक्षस राज्य में। इस डफली में एक और भी गुण है। क्या गुण माँ? डफली के दाहिने ओर मारकर अगर तू बोलेगी आ जाओ मेला, तो तेरे चारों ओर मेला सज जाएगा। ठीक इसी तरह। ठीक इसी तरह अगर तू डफली के बाईं तरफ बजाकर बोलेगी वापस जा मेला, तो मेला खत्म हो जाएगा। ये तो बिल्कुल अद्भुत चीज है माँ। ऐसे अजीब से डफली के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। अब तुझे सबसे जरूरी बात बतानी है मुझे। चल इधर आ। क्या बात है माँ? सुन पारुल, प्रकृति होने के नाते मैं किसी की हत्या करने की बात नहीं कर सकती, लेकिन किसी काल में तो काल राक्षस धरती के अंत का कारण बन सकता है। इसीलिए किसी भी तरह उसे रोकना होगा, सुधारना होगा। लेकिन कैसे रोकूंगी उसे माँ? आप ही बताइए। क्या करने से ये धरती विपदा से मुक्त होगी? ये ले, ये 2 पत्थर अपने पास रख। लेकिन क्या करूंगी इन दोनों पत्थरों का? ये दोनों मेरे महाअस्त्र हैं। जब कोई भी संकट आए तो काल राक्षस की गुफा के द्वार पर इन चमकीले पत्थरों से आग जलाकर तू वहाँ से दूर हट जाना। इससे काल राक्षस मरेगा नहीं, लेकिन बर्फ की पहाड़ी से नीचे दब जाएगा और वहाँ से निकलने में उसे 1 युग का समय लगेगा। फिर तो अच्छा होगा। इससे काल राक्षस के प्राण भी नहीं जाएंगे और उसे रोका भी जा सकेगा।
पर याद रखना, बर्फ में दबे होने की वजह से काल राक्षस तुझे पकड़ भले न पाए, पर अपने माया जाल से तेरे रास्ते में कई बाधा उत्पन्न कर सकता है। अपनी बुद्धिमत्ता से तुझे उन सबको पार करना होगा। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं सारी बाधाएं पार करके बहुत जल्द ही उस काल राक्षस की कैद से जियोंगांग को आजाद करके ला सकूंगी माँ। आशीर्वाद है मेरा, विजयी होकर लौटेगी तू। तू एक बार पारुल के साथ साथ उस सेनापति को भी देख जरा, देख उसके आसपास कुछ दिखता है कि नहीं। सही कह रहे हैं पिताजी। मैं मेरे दुश्मन सेनापति राघव को देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ वो अभी कहाँ है। सेनापति राघव प्रकट हो मेरी नजरों के सामने। मिल गया मुझे। मिल गया? कहाँ है? क्या कर रहा है वो? पिताजी मिल गया वो मुझे। साफ और स्पष्ट देखा ना तूने? बिल्कुल बिल्कुल आईने की तरह साफ देखा। एक पेड़ के नीचे सो रहा है सेनापति राघव, और वहां है मेरे दादाजी, मतलब आपके पिताजी। पिताजी 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 पिताजी, क्या कर रहे हैं वो वहां पर? क्या कर रहे हैं पिताजी? दादाजी भी सो रहे हैं, और अभी वो लोग जंगल में हैं। लेकिन उस पारुल को क्यों नहीं देख पा रही हूं मैं? इसका मतलब उस सेनापति के आसपास क्या है वो देखने में तुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें साफ साफ देख पा रही हूँ। वो लोग कहाँ पर हैं वो भी देख सकती हूँ, लेकिन पारुल कहाँ है वो नहीं देख पा रही। पिताजी, सेनापति राघव से मेरा क्या फायदा? मुझे तो पारुल चाहिए। पारुल की बलि चढ़ाकर ही मैं पूरी तरह से राक्षसी बनूंगी। लेकिन कहाँ है वो पारुल? और सेनापति राघव को छोड़कर ये पारुल आखिर गई कहाँ? मैं तैयार हूँ माँ। वैसे सेनापति राघव मेरे साथ ना जा सके तो ये अच्छा ही है। यहाँ नाना जी के साथ रहेंगे तो उन्हें खतरा कम होगा। लेकिन सेनापति जी को अगर पता चला तो वो मुझे कभी भी अकेला नहीं जाने देंगे, मेरे साथ चलने की जिद करने लगेंगे। इसलिए उन्हें भले ना बताऊं, लेकिन मैं नाना जी को एक बार बताकर जाना चाहती हूँ माँ, वरना वो नींद से उठकर अगर मुझे ना देख पाए तो बेवजह ही घबरा जाएंगे, मेरे लिए चिंता करने लगेंगे। ठीक है, जा पारुल, नानू को नींद से उठाकर बता दे कि तू कहाँ जा रही है। मैं इस पेड़ के पीछे ही छुपी हुई। जा। कहाँ गई पारुल? राघव के साथ वो क्यों नहीं है? ये तो मुझे पता लगाना ही होगा। लेकिन जहां भी जाए पारुल, लौट कर तो उसे आना ही होगा। सेनापति राघव को इस राक्षस नगरी में छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगी। मुझे पक्का यकीन है वो कहीं नहीं जाएगी। पिताजी, सेनापति राघव को अगर हम पकड़ पाएं तो हम उस पारुल को भी पकड़ लेंगे। दुनिया पलट ही क्यों ना जाए,
राघव को छोड़कर वो पारुल कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, अगर हम राघव को बंदी बना सकें तो फिर उस जाल में पारुल भी फंस जाएगी। मतलब राघव से मिलने को पारुल जल्दी जल्दी आकर पहुंचेगी और आकर मेरे हाथों में फंसेगी। हाँ, मेरी मुट्ठी में आकर फंस जाएगी वो। नाना जी, नाना जी, नाना जी उठिए। नाना जी, क्या हुआ? क्यों उठाया मुझे? क्या हुआ? क्या हुआ? आराम से धीरे बोलिए, सेनापति जी की नींद खुल जाएगी। नाना जी, मैं बर्फ के पहाड़ की चोटी पर जा रही हूँ ज्योंगांग को लाने के लिए। क्या? ये सब क्या कह रही है तो? हाँ बेटे, मैं सही कह रही हूँ नाना जी। मैं जब तक ना लौटूं तब तक आप संभल के रहना और हमेशा सेनापति जी का ध्यान रखना। ज्योंगांग को लाने जा रही है मतलब? हाँ? तेरा क्या दिमाग खराब हो गया? हाँ? तू कैसे वो अनजान और मुश्किल रास्ता पार करेगी बता मुझे? अकेले इतनी बड़ी मुसीबत मत मोल ले। तू किसी तकलीफ में फंस जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा नाना जी, आप बेवजह मत घबराइए। सेनापति जी को नहीं बताया, बताऊंगी तो वो भी मेरे साथ आना चाहेंगे। लेकिन नहीं नाना जी, और कोई लेकिन नहीं। बाद में आप उन्हें समझा दीजिएगा। नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अगर बेटिया तुझे कुछ हो गया तो फिर मैं... आप चिंता मत कीजिए नाना जी, मैं लौटकर जरूर आऊंगी। आप वापस सो जाइए, प्रकृति माँ मेरा इंतजार कर रही है। तो अब देर किस बात की? सेनापति के साथ सारे राक्षसों को लेकर जा और उस राघव को बांध कर लेकर आ। कोई है बाहर? सेनापति को बुलाओ। कहो महाराज ने बुलाया है। सेनापति के साथ ही सजा देनी होगी दादाजी को भी। दादाजी ने हमारे दुश्मनों की सहायता करके बहुत बड़ी गलती की है पिताजी। देशद्रोही होने की सजा बुरी है, बहुत भयानक। वो सजा तेरे दादाजी को जरूर मिलेगी, पर संभल कर। एक बात तो याद रखना, तेरे दादाजी को अभी पूर्ण शक्ति मिल चुकी है, इसलिए उन्हें सोते हुए ही पकड़ना सही होगा। सेनापति हाजिर है महाराज। आदेश दीजिए महाराज, आदेश दीजिए राजकुमारी। सेनापति को बता, जंगल में किस जगह पर तेरे दादाजी और वो राघव है। बोल सेनापति को। जंगल के बीचों बीच है काफी सारे बरगद के पेड़ और उसके बाद ही एक खुला मैदान, घास वाला मैदान। ये है वहां पहुंचने का रास्ता। सेनापति, जंगल में ये जगह कहां पर है वो पता है ना? पता है ना तुम्हें? हाँ महाराज, इस राक्षस राज्य के सारे रास्ते, वन, नदी, जंगल, पहाड़, ये सब के सब मैं अपनी हथेली की तरह पहचानता हूँ महाराज। चमत्कार, चमत्कार। तो अब देर किस बात की, सफर शुरू करो। जो आज्ञा महाराज। आइए
आइए राजकुमारी। तुमने छोटा सा चारा देखा पारुल, पर बड़ा जाल नहीं देखा। अब मैं भी देखना चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तू मेरे हाथ में आती है या नहीं। मत जा मेरी बेटी, मान जा मेरी बात, मत जा। वहाँ बहुत मुश्किलें हैं, मेरी बात मान ले बेटे। सेनापति जी, मैं चलती हूँ। पता नहीं आगे मेरे लिए क्या लिखा हुआ है। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। पर मैं आपसे वादा कर रही हूँ, जियोंगांग को मैं वापस लेकर ही लौटूंगी। मैं नाना जी को बताकर आई हूँ माँ। अब मैं रवाना होना चाहती हूँ। रुक जा। पहले तेरा पहनावा बदल दूं, उसके बाद मेरा धूमकेतु तुझे पहुंचा देगा। अब बुला लूं अपने धूमकेतु को? हाँ माँ। मैं चलूँ माँ? हाँ, डरना मत, बुद्धि से काम लेना। तुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। प्रकृति माँ ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, पर फिर भी पता नहीं क्यों बहुत चिंता हो रही है मुझे। बर्फ पहाड़ कैसी जगह होगी, आसपास क्या होगा, कुछ भी नहीं पता मुझे। ऊपर से वो काल राक्षस, वो तो इतना ताकतवर है कि अकेले ही हजारों राक्षसों के बराबर है। सेनापति जी भी नहीं है इस बार मेरे साथ। क्या होगा
कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जय राक्षस राजा हिडिंब मल्ला की जय। जय राजकुमारी मणि मल्लिका की जय। जय राक्षस राज हिडिंब मल्ला की जय। जय राजकुमारी मणि मल्लिका की जय। जय राक्षस राजा हिडिंब मल्ला की जय। आज का अभियान राक्षसों के लिए एक बहुत बड़ा अभियान है। यह अभियान किसी युद्ध से कम नहीं है साथियों। और इस युद्ध में तुम्हारा नेतृत्व करेंगी राजकुमारी मणि मल्लिका। तुम सब हर हाल में उसके निर्देश का पालन करोगे। जय राजकुमारी मणि मल्लिका की जय। जय राक्षस राजा हिडिंब मल्ला की जय। मेरी प्रिय राक्षस सेना, नीलकुंड में तुम लोगों का स्नान नहीं हो पाया, इस कारण तुम लोग खुद को कमजोर मत समझना। याद रखना तुम राक्षस वंश के हो। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे खून में ही है। क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर मुझ पर नहीं हुआ है, इसीलिए मेरी ताकत बिल्कुल कम नहीं हुई है। याद रखना, मुसीबत के वक्त मैं तुम लोगों की पूरी तरह रक्षा करूंगी। ध्यान रहे, हमारा आज का यह अभियान राक्षस गण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभियान होगा। दुश्मनों को पकड़कर उन्हें उनकी सजा हमें देनी ही होगी। राजकुमारी मणि मल्लिका की जय। जय राक्षस राज हिडिंब मल्ला की जय। जय राजकुमारी मणि मल्लिका की जय। जय राक्षस राज हिडिंब मल्ला की जय। हे वीर सैनिकों, अपना सफर शुरू करो। चलो। राजकुमारी मणि मल्लिका की जय। जय राक्षस राज हिडिंब मल्ला की जय। जय राक्षस राज हिडिंब मल्ला की जय। जय राजकुमारी मणि मल्लिका की जय। जय राक्षस राज हिडिंब मल्ला की जय। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके जियोंगांग को बचाकर मुझे लाना ही होगा। तभी तो उसके पानी से अपने चंपा भाई को जिंदा रख सकूंगी। डरने से नहीं होगा। डर बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, कमजोर कर देती है। उस बुद्धि से ही मुझे उस शक्तिमान काल राक्षस का मुकाबला करना होगा। धूमकेतु अपनी रफ्तार कम करके नीचे जा रहा है। इसका मतलब मैं कहीं आसपास पहुंच चुकी हूँ। लेकिन नीचे इतना अंधेरा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो रही 7 बड़े पहाड़ों की चोटी, मध्यम रोशनी में कैसे चमक रही है। वहीं पर रहता है वो काल राक्षस।
लगता है उस पेड़ के नीचे ही होंगे वो लोग। किसी भी कीमत पर भागने न पाए। दबे पांव मेरे पीछे पीछे आओ सभी।